And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about a UN body recommending Bangladesh graduation from LDC group. And this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. तो सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं. तो देखिए यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी है जिसका नाम है कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, और इसने रिकमेंड किया है कि अब बांग्लादेश को LDC ग्रुप से बाहर निकाल देना चाहिए. तो अब वो बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वाले ग्रुप में नहीं रहना चाहिए, अब उसको डेवलपिंग कंट्री वाले ग्रुप में डाल देना चाहिए. देखिए किसी भी कंट्री का LDC ग्रुप में होने के लिए इन 3 क्राइटेरियाज में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है LDC ग्रुप से बाहर जाने के लिए. मतलब उसको कहते हैं ग्रेजुएशन फ्रॉम LDC, यानी कि LDC ग्रुप में अगर कोई भी कंट्री है तो ये 3 क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं होंगे. अगर इनमें से कोई भी अगर 2 क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो दैट कंट्री विल ग्रेजुएट आउट ऑफ LDC. और ये 3 क्राइटेरिया है: पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन एसेट्स अगर अच्छा हो, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी अगर ना हो तो. अब ऑफ कोर्स इनके अंदर क्वांटिफाइबल डाटा पैरामीटर्स भी होंगे, हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट आप PT पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि पर कैपिटा इनकम तो देखो क्वांटिफाइबल डाटा ही, ह्यूमन एसेट को मेजर करने का भी एक क्वांटिफाइबल अप्रोच है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को भी मेजर करने के लिए कुछ क्वांटिफाइबल डाटाज हैं. अगर जब वो इन 3 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो दैट कंट्री ग्रेजुएट्स आउट ऑफ LDC, मतलब इट मूव्स आउट ऑफ LDC ग्रुप. LDC कंट्रीज़ के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं. LDC मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़. 1971 में यूनाइटेड नेशन ने पहली बार LDC कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया था. दोज कंट्रीज़ दैट आर placed at a very highly disadvantaged position and they have a very low level of developmental process. और उसके बाद से 4 अभी तक LDC के कॉन्फ्रेंस करा चुका है यूनाइटेड नेशंस, 1981 में, 1990 में, 2001 में और 2011 में. और जो 4th यूनाइटेड नेशन का LDC कॉन्फ्रेंस था, इसके अंदर फिर एक 10 ईयर का, एक डिकेड का LDC कंट्रीज़ के लिए प्रोग्राम चलाया गया. उस प्रोग्राम का नाम है इस्तांबुल प्रोग्राम ऑफ एक्शन. तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है ये जो 2010 से लेकर के 2020 तक का डिकेड था, ये 10 साल, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने इस 10 सालों में एक प्रोग्राम चलाया है LDC कंट्रीज़ के लिए, और उस प्रोग्राम का नाम है इस्तांबुल प्रोग्राम फॉर एक्शन. आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में सवाल पूछ लेंगे कि इस्तांबुल प्रोग्राम ऑफ एक्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. आंसर विल बी LDC कैटेगराइजेशन एट यूनाइटेड नेशंस. देखिए अभी तो पूरे दुनिया भर में 46 LDC कंट्रीज़ हैं, 33 बिलोंग्स टू अफ्रीका. तो ज़्यादातर जो पुअर कंट्री हैं, लीस्ट डेवलप कंट्री हैं, वो अफ्रीका से हैं. 9 बिलोंग्स टू एशिया, 1 is a Caribbean country and there is 3 Pacific country in LDC group. 6 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पहले LDC के ग्रुपिंग में थे लेकिन स्लोली दे हैव ग्रेजुएटेड आउट ऑफ LDC, और वो 6 कंट्री हैं बोट्सवाना, केप वर्डे, मालदीव, सामोआ, इक्वेटोरियल गिनिया एंड वनातू. तो अभी बात चल रही है बांग्लादेश की. ये देखिए बांग्लादेश और म्यांमार जो 2 हमारे पड़ोसी हैं वो LDC हैं. नेपाल भी LDC कंट्री है, अफ़गानिस्तान भी एक LDC कंट्री है इन एशिया. अभी बात चल रही है बांग्लादेश की. बांग्लादेश को ग्रेजुएशन की बात चल रही है आउट ऑफ LDC, क्योंकि उसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स अचीव कर लिए हैं, उसके बाद वो LDC में रिमेन नहीं हो सकता. देखिए प्रोसेस ऑफ ग्रेजुएशन आउट ऑफ LDC ग्रुप, वो भी जरा समझ लेते हैं कैसे कोई कंट्री LDC ग्रुप से बाहर निकल सकता है. तो द कंट्री मस्ट अचीव एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 क्राइटेरिया एट 2 कंसेक्यूटिव ट्राई एनियल रिव्यू टू बी कंसिडर्ड फॉर ग्रेजुएशन फ्रॉम LDC. मतलब हर 3 साल पे रिव्यू होती है कंट्रीज़ के इकोनॉमिक स्टेटस की, और इन 3 क्राइटेरियाज में से अगर 2 क्राइटेरिया भी अगर एक कंट्री फुलफिल कर दे 2 बार लगातार इन ट्राई एनियल असेसमेंट, जो ट्राई एनियल 3 साल पे रिव्यू होती है, उसमें 3 बार 3 साल में जो रिव्यू होती है, उन 2 सक्सेसिव रिव्यूज़ में अगर 3 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर दे वो कंट्री, तो उसको फिर LDC ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको ग्रेजुएट करा दिया जाता है आउट ऑफ LDC. और एक बार ये ट्राई एनियल रिव्यू में फैसला ले लिया गया कि दिस कंट्री शुड बी ग्रेजुएटेड आउट ऑफ LDC, देन फिर ये प्रपोजल भेजा जाता है यूनाइटेड नेशन के एक स्पेशलाइज एजेंसी को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को, और फिर इकोनॉमिक सोशल काउंसिल इस
को अप्रूव करता है कि इस कंट्री को एलडीसी से बाहर निकाल देना चाहिए, फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फाइनली इसको अप्रूव करती है। तो फाइनल डिसीजन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का होता है, जहाँ पे 193 मेंबर कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिला है। अभी बात चल रही है बांग्लादेश को एलडीसी ग्रुप से बाहर निकालने का, ग्रेजुएशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम एलडीसी। एलडीसी कंट्रीज़ होने से कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो देखिए, एलडीसी से बाहर निकलने से क्या फ़ायदा होगा। When a country graduates from LDC, मतलब इट्स नो लॉन्गर अ LDC, उससे होगा क्या कि उस कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होगा। आप जब भी LDC कहे जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमिक स्टेटस ख़राब है। तो इफ़ यू ग्रेजुएट आउट ऑफ LDC दैट मीन्स यू आर नाउ इकोनॉमिकली सस्टेनेबल कंट्री। और जब किसी भी कंट्री को LDC से वो बाहर चला जाता है तो इट बिकम्स इकोनॉमिकली सस्टेनेबल। फिर उसकी इंटरनेशनल सोवरेन रेटिंग इंप्रूव हो जाती है, जैसे कि इंटरनेशनल एजेंसीज हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये इन सब में फिच, मूडी, इन सब में क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि दे आर नो लॉन्गर एलडीसी। और जब क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी तो दे कैन बोरो फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट्स, एफडीआई इनफ्लो विल इंक्रीज। तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में फ़ायदा मिलेगा वंस द कंट्री ग्रेजुएट्स आउट ऑफ एलडीसी। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ऐसा है कि देखिए, जब आप कोई भी कंट्री एलडीसी ग्रुप में रहता है तो उसको कई सारे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलते हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर, खासकर ट्रेड को लेकर के। जैसे आपको पता होगा कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर भी जो तमाम नॉर्म्स हैं वो एलडीसी कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होते कि उनको अपनी सब्सिडी को कट डाउन करना है वगैरह वगैरह। तो एलडीसी कंट्रीज़ को नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस मिला हुआ है डब्ल्यूटीओ, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हुए हैं, कंसेशंस मिले हुए हैं एलडीसी कंट्रीज़ को। उनको क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस मिलता है यूनाइटेड नेशन से। तो ये जो तमाम फ़ायदे हैं एलडीसी कंट्रीज़ को, वो उस कंट्री को फिर मिलेगा नहीं दैट विल ग्रेजुएट आउट ऑफ एलडीसी। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात आप याद रखना कि देखो, डब्ल्यूटीओ इज़ दो नॉट अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, बट फिर भी डब्ल्यूटीओ के अंदर जो एलडीसी कंट्रीज़ हैं उनको यूनाइटेड नेशन से आइडेंटिफाई करता है। और उसका यही प्रोसेस है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि 46 कंट्रीज जो हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है पुअर कंट्री इन ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 क्राइटेरिया। अगर इनमें से 2 क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दे देन दैट कंट्री विल ग्रेजुएट आउट ऑफ एलडीसी। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी शेयरिंग आंसर ऑफ these questions in tomorrow's newspaper analysis. The next article is taken from international segment. It is about Surya Kiran, Sarang and Tejas. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखते हैं करंट न्यूज़, देखते हैं, काफ़ी सरल न्यूज़ है। इंडियन एयरफोर्स के सूर्य किरण, सारंग और हमारे तेजस एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे श्रीलंका एयरफोर्स की 70वीं सालगिरह के सेलिब्रेशंस में। तो श्रीलंकन एयरफोर्स के 70 साल पूरे हो गए हैं और उसमें सेलिब्रेशन में फिर हमारे देश के जो 3 एयरफोर्स के 3 स्पेशल तरीके के फ्लीट हैं, सूर्य किरण, सारंग और तेजस, वो पार्टिसिपेट करेंगे। सूर्य किरण के बारे में ज़रा समझ लेते हैं। इट इज़ एन एरोबेटिक डेमोन्स्ट्रेशन टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। आप देखते होंगे कैसे इस तरह की हमारी इंडियन एयरफोर्स की एक टीम होती है एयरफोर्स की, जो हवा में ही एरोबेटिक्स दिखाती है, इधर उधर वो मूव करते हैं, अलग अलग रंग वो रिलीज करते हैं, कलर्स। तो इस तरह की एरोबेटिक डेमोन्स्ट्रेशन टीम है सूर्य किरण, और इस सूर्य किरण टीम को 1996 में बनाया गया था एंड इट इज़ पार्ट ऑफ 52nd स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये 52nd स्क्वाड्रन याद करने की ज़रूरत नहीं है। सारंग जो है वो हेलीकॉप्टर का टीम है। ये देखिए, ये जो सूर्य किरण है जेट हैं, फाइटर जेट्स हैं। सारंग जो है वो हेलीकॉप्टर का टीम है और ये लोग भी इस तरीके से हवा में फिर अपने मनूवरिंग करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, स्पेशली ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। उसके अलावा तीसरा है हमारा तेजस हेलीकॉप्टर, जो इंडिया ने खुद बनाया, इंडिया की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये सिंगल इंजन 4th जनरेशन की मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, पहले भी मैं कवर करा चुका हूँ। तेजस भी पार्टिसिपेट करेगा श्रीलंका के एयरफोर्स के 70 साल के पार्टिसिपेशन में, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में। इस डेवलपमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस में। अगर कभी सवाल आ जाए मेंस में ऑन इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, तो वहाँ पे आप ब्रीफली कहीं लिख सकते हैं, हाईलाइटिंग द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आप लिख सकते हैं कि हाउ इंडियन एयरफोर्स फ्लीट्स लाइक सूर्य किरण, सारंग एंड तेजस पार्टिसिपेटेड इन 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ श्रीलंकन एयरफोर्स। उसके अलावा प्रीलिम्स में तो इस तरह का सवाल पूछा ही जा सकता है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन।
The next article is taken from culture segment. It is about Guru Ravidas Jayanti. This topic is important from our syllabus paper 2 Indian culture point of view. तो सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखिए, हमारे देश के राष्ट्रपति ने गुरु रविदास जयंती पे देशवासियों को बधाई दी है। तो जरा समझते हैं कि गुरु रविदास जयंती कब मनाई जाता है। देखिए, हर साल माघ महीने के फुल मून यानी कि पूर्णिमा वाले दिन पे गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है, और इस साल वो 27 फरवरी को ये दिन पड़ा था। तो इस साल 27 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाई गई। पिछले साल ये 10 फरवरी के आसपास पड़ा था। मुद्दा ये है कि गुरु रविदास जयंती की कोई एक फिक्स्ड डेट नहीं है, वो माघ महीने के पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। गुरु रविदास के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, गुरु रविदास 15th सेंचुरी के भक्ति मूवमेंट के पोएट हैं, और ही बिलोंग टू वाराणसी। ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी ने कॉबलर फैमिली, जिसको चमार कास्ट भी कहते हैं। माना जाता है कि ही वॉज बॉर्न इन 1450, 1450 सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था इन चमार फैमिली ऑफ वाराणसी। एंड ही डेडिकेटेड हिज होल लाइफ टू एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, क्योंकि आपको तो पता है कि लो कास्ट लोगों के अगेंस्ट कितना सारा लिमिटेशंस इम्पोज किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस किया जाता था इन द ब्राह्मणिकल सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। तो इसके खिलाफ उन्होंने फिर इन ब्राह्मणिकल कल्चर दैट प्रैक्टिस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड डेरोगेशन अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट, उसके खिलाफ उसको अपोज करने के फिर उन्होंने कई सारे दोहे लिखने शुरू किए, पोएट्स लिखने शुरू किए, वर्सेस लिखने शुरू किए रविदास ने। और इसके बाद से धीरे धीरे वो पोएम्स इतने पॉपुलर होने लगे, गुरु रविदास के पोएम्स इतने पॉपुलर होने लगे कि बाद में गुरु रविदास के कुछ एक वर्सेस, कुछ तो दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गुरु ग्रंथ साहिब में कोई गुरु रविदास के कुछ दोहे हैं। उसके अलावा हिंदुइज्म का एक टेक्स्ट बुक है, एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक है पंचवाणी टेक्स्ट, जो दादूपंथी ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म को बिलोंग करता है। उसके अंदर भी गुरु रविदास के कुछ दोहे हैं। तो मुद्दा यह है कि गुरु रविदास के दोहे सिखिज़म के अंदर भी गुरु ग्रंथ साहिब में अडॉप्टेड है, कुछ हिंदुइज्म के अंदर भी अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट में इंक्लूडेड है। गुरु रविदास ने खुद का एक रिलीजन प्रमोट किया था, रविदासिया रिलीजन। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग गुरु रविदास। अब गुरु रविदास बिलोंग्ड टू भक्ति मूवमेंट, तो जरा भक्ति मूवमेंट के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, भक्ति मूवमेंट ओरिजिनली स्टार्टेड इन तमिलनाडु इन 7th to 9th सेंचुरी, 7 से 9 सेंचुरी के बीच में कहीं भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। दो तरह के लोग थे, नयनार्स हु वेर डिवोटीज ऑफ शिवा और अलवर्स हु वेर डिवोटीज ऑफ विष्णु। And these saints looked upon religion not as a cold formal worship। देखिए, भक्ति मूवमेंट से पहले रिलीजन एक तरीके का ट्रेडिशन बना हुआ था, बस एक तरह की रिचुअल्स बनी हुई थी कि भाई ऐसे ऐसे पूजा करो, बात खत्म। भक्ति मूवमेंट के बाद से भगवान और जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में एक स्पेशल तरह के रिलेशंस पे फोकस करना शुरू किया गया। भगवान और भक्त के बीच के स्पेशल रिलेशन पे फोकस करना शुरू किया गया। ये है भक्ति मूवमेंट का खासियत, जो तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ बाय नयनार्स एंड अलवर्स, धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में भी आया। दीज सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट लुक्ड अपॉन रिलीजन नॉट एज अ कोल्ड फॉर्मल वर्शिप बट एज ए लविंग बॉन्ड अपॉन लव बिटवीन वर्शिप्ड एंड वर्शिपर। भगवान और भक्त के बीच में एक स्पेशल तरीके के लव पे फोकस किया जाता है भक्ति मूवमेंट के अंदर। और धीरे धीरे ये भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से स्टार्ट होकर के नॉर्थ इंडिया में भी पहुंचने लगा। और जब भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे, जो संत थे, वो फिर अपनी बातों को बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए वो ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, जो पॉपुलर लैंग्वेज था उसका इस्तेमाल करते थे। और यही कारण है कि अलग अलग जगहों पर भक्ति मूवमेंट में अलग अलग जो संत हैं उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल, संत ज्ञानदेव ने महाराष्ट्र के अंदर भक्ति मूवमेंट को प्रमोट किया, वो मराठी इस्तेमाल करते थे। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, वो नॉर्थ इंडिया में उन्होंने भक्ति मूवमेंट को प्रमोट किया तो वो हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव, वो भी भक्ति मूवमेंट के सेंट हैं, उन्होंने असमीज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया आसाम के अंदर भक्ति मूवमेंट को प्रमोट कराने के लिए। चैतन्य और चंदीदास, दे स्प्रेड देयर मैसेज इन बंगाली। मीराबाई स्प्रेड हर मैसेज इन हिंदी एंड राजस्थानी। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हाउ भक्ति मूवमेंट वाज प्रोपागेटेड इन द लोकल लैंग्वेज एंड इट इज फोकस ऑन अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन गॉड एंड द वर्शिपर।
The next article is taken from economy segment. It is about China, who has emerged as largest trading partner of India. This topic is important from our syllabus, paper 4, Indian economy point of view. So सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं. देखिए, वापस से 2020 में चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है. 2019 के अंदर एक बार के लिए चाइना को रिप्लेस करके अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था. लेकिन वापस से 2020 में इतने तनाव के बावजूद भी, गलवान वैली और तमाम इंसिडेंट्स के बावजूद भी, चाइना इज इमर्ज एज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया. देखिए, 2019 की बात की जाए तो स्लाइटली यूएस और इंडिया का जो ट्रेड था वो इंडिया चाइना ट्रेड से थोड़ा सा आगे निकल गया था. इंडिया यूएस का ट्रेड $85.7 बिलियन का था, जबकि इंडिया चाइना का ट्रेड $85.5 बिलियन का था. स्लाइटली इंडिया यूएस ट्रेड वाज अहेड एज कंपेयर टू इंडिया चाइना ट्रेड, और इस कारण से यूएस वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री इन ईयर 2019-20. लेकिन फिर से 2020 में चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड लगभग $77.7 बिलियन का हुआ, जबकि यूएस के साथ जब बस $75.6 बिलियन का हुआ है. तो अगेन चाइना इज इमर्ज एज आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2020. देखिए, चाइना के साथ ट्रेड में एक बड़ा नुकसान है इंडिया को, दैट इंडिया हैज़ ए ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना. ट्रेड डेफिसिट मतलब हम सामान बेचते कम है चाइना को, चाइना से खरीदते ज़्यादा हैं. जबकि हमारा अमेरिका के साथ जो ट्रेड है उसमें हमारा ट्रेड सरप्लस है. अमेरिका से सामान हम खुद इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं. तो टेक्निकली हम अमेरिका से जब ट्रेड करते हैं तो कमाते हैं, जबकि चाइना के साथ हमारा ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है. ऐसा लगभग माना जाता है कि लगभग जब $68 बिलियन का सामान चाइना हमारे यहाँ पर बेचता है, हम बस $14-15 बिलियन चाइना में बेच पाते. तो इफेक्टिवली हर साल लगभग $50 to $55 बिलियन इंडिया से फॉरेक्स रिजर्व चाइना की तरफ जाता है. तो चाइना के साथ ट्रेड करने में ओवरऑल सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो हमें काफ़ी नुकसान होता है. अभी ब्रीफली ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम चाइना से खरीदते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम चाइना को बेचते हैं. तो हम जो चाइना से चीज़ें खरीदते हैं वो है इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स या फिर मैकेनिकल अप्लायंसेस. जबकि हाल फिलहाल में अगर आप देखिए तो इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना के लिए बढ़ा है, और उसमें सबसे आगे है स्टील एंड सीमेंट, क्योंकि चाइना हाल फिलहाल में डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में फोकस कर रहा है, और यही कारण है कि इंडिया से स्टील का एक्सपोर्ट और सीमेंट का एक्सपोर्ट चाइना के अंदर बढ़ गया है. The next article is taken from Assam segment. It is about sweep. This topic is important from our syllabus, paper 6, Assam elections point of view. देखिए, sweep stands for systematic voters education and electoral participation. This program was started in 2009 by election commission with an objective of spreading voter awareness कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, अपना अपना वोट करें. इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा 2009 से ही. इसमें किया क्या जाता है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में लोगों के कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से उनको उसके हिसाब से मैसेज दिया जाता है. उनके कल्चर के हिसाब से, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उनके लैंग्वेज के हिसाब से लोगों को मैसेज दिया जाता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करें. फॉर एग्जांपल आप देखिए, अभी ये कचार डिस्ट्रिक्ट का ये न्यूज़ है. यहाँ पे कचार डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इस तरह का मैस्कॉट रिलीज़ किया है. मैस्कॉट का नाम भी रखा है उन्होंने मिष्टी, और इस मैस्कॉट का नाम ही इसलिए रखा गया मिष्टी ताकि ये वोटर्स के अंदर अवेयरनेस प्रमोट करे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें आने वाले इलेक्शन में. तो ये है मिष्टी मैस्कॉट. इसने मास्क पहना हुआ है और साथ ही साथ ये इस तरीके का सिंबल दिखा रहा है कि प्लीज़ वोट. दिस मैस्कॉट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय कचार एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्डर टू प्रमोट वोटर अवेयरनेस इन अपकमिंग इलेक्शंस. और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, कचार एडमिनिस्ट्रेशन, ये फैसला लिया है दैट हैज़ बीन टेकन under sweep program. In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 446 to 448. Topic number 446 is about India Against Itself book. This book has been written by Dr. Sanjeev Barua. It includes interpretation of the political and economic history of Assam since it became a part of British India, and examines such issues as linguistic standardization, multiculturalism and emergence of ethnicity. Please attempt this question based on topic number 446. Topic number 447 is about awards given to Bhupen Hazarika Sahab. So he received Dada Saheb Phalke Award in 1992. In 2001 he received Padma Bhushan. In
2012 he received Padma Vibhushan and posthumously he received Bharat Ratna in 2019. Please attempt this question based on topic number 447. Topic number 448 is about Assam Accord. The Assam Accord was a memorandum of settlement signed between the representative of the government of India and the leader of Assam movement. It was signed in the presence of the then Prime Minister Rajiv Gandhi in New Delhi on 15th August 1985. Please attempt this question based on topic number 448. This is the answer of question number 443 to 445 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय नीति आयोग, लेवल ऑफ पॉवर्टी इज हायर इन अर्बन एरिया एज कम्पेयर टू रूरल इंडिया. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अर्बन एरिया में पॉवर्टी फिर भी थोड़ी कम है, रूरल एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा है. पॉवर्टी लाइन डिटरमाइंड बाय सुरेश तेंदुलकर कमेटी स्लाइटली हायर देन रंगराजन कमेटी. अगेन रॉन्ग. सुरेश तेंदुलकर ने काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव एस्टीमेट दे दिया था पॉवर्टी का. रंगराजन कमेटी ने उससे थोड़ा हायर लाइन दिया है पॉवर्टी लाइन का. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.